वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की इस क्लास में हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ मिली है जिसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पर रख रहे हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन रखे जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्या क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को बताइए। जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक विषय है, एक शैक्षिक सब्जेक्ट है जो कि मनुष्य पर ही केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हमें भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है और इसकी मदद से व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। इसके सिद्धांत एक ही प्रकार के दशाओं में प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय सत्य सिद्ध होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, सार्वभौमिक हैं। तो दोस्तों ये क्या था, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति थी। आपने देखा कि हमें क्या क्या लाभ होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा व मनोविज्ञान का संबंध लिखिए अथवा मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर दो प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से अगर एक भी प्रश्न आ जाता है आपके एग्ज़ाम में तब आपको यहाँ पर जो भी दिया गया है बस आपको उतना ही लिखना है और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे से आएंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। देखेंगे इसका आंसर आपको क्या लिखना है और कितना लिखना है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा उसी प्रकार से 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के गहन अध्ययन के फलस्वरूप शिक्षा की नवीन व्याख्या की जाने लगी। मनोविज्ञान ने हमें बताया कि एक बालक की आवश्यकताएं एक प्रौढ़ व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न हो सकती हैं, किस प्रकार से अलग हो सकती हैं। इसलिए बालक को बालक मानकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि प्रौढ़ व्यक्ति और बालक में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं, सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चों की शिक्षा अलग होती है और प्रौढ़ों की शिक्षा बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हमें बालकों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहिए और उन्हें शिक्षा देना चाहिए। आगे देखेंगे, इस प्रकार मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण वर्तमान समय में शिक्षा जो है ये अध्यापक या फिर ज्ञान प्रधान ना होकर के एक बालक प्रधान शिक्षा हो गई है। इसे आप बाल प्रधान या फिर बालक प्रधान भी कह सकते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है तथा मनोविज्ञान का भी संबंध व्यक्ति के व्यवहार से ही होता है। इसलिए मनोविज्ञान एवं शिक्षा दोनों में एक संबंध है, एक रिलेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बालक प्रधान की बात हुई है ये इसका आशय ये है कि बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाए और आज के समय में ऐसा हो भी रहा है। वर्तमान समय में बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जा रही है, इसलिए बाल प्रधान शिक्षा हो चुकी है। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान अध्ययन की समाजमिति पद्धति का वर्णन कीजिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का। तो समाजमिति जिसे हम सोशियोमेट्री भी कहते हैं, ये एक नई विधि या फिर प्रविधि है जिसका सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी प्रयोग होता है। समाजमिति एक समूह की बनावट का अध्ययन करने और प्रत्येक समूह से सदस्य की स्थिति नापने की एक विधि है। इससे हम यह भी पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे बालक हैं जो दूसरों के साथ रहना नहीं चाहते, वे अकेले रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ें हमें सोशियोमेट्री के द्वारा पता चलती है और इससे समूहों में अधिक एकत्व या फिर एकता लाने की संभावना भी बनती है। तो ये होता है सोशियोमेट्री का काम या फिर समाजमिति का काम। ये एक विधि है जो कि बहुत ही कारगर विधि साबित होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिवृद्धि या फिर वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। अभिवृद्धि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसे डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसका अर्थ आपको बताना है। देखेंगे कि ग्रोथ क्या होती है।
कुछ लोग इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इनमें कि अभिवृद्धि और विकास एक ही है, लेकिन दोस्तों ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका अर्थ बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। जानेंगे वृद्धि क्या है। तो वृद्धि से अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि होने से है, जिसका मापन किया जा सकता है, और इस प्रकार वृद्धि का अर्थ शारीरिक लंबाई, चौड़ाई तथा भार में वृद्धि से होता है। व्यक्ति का हाथ पैर सभी बढ़ते हैं, हम आसानी से माप सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। देखिए, जो आपका शरीर में आपकी वृद्धि हो रही है, मान लीजिए आपके हाथ पैर की ग्रोथ हो रही है, या फिर आपके किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो रही है, आँखों के कान की ग्रोथ हो रही है, ये सारी क्या है, ये वृद्धि है, ये ग्रोथ है हमारे शरीर की, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, माप सकते हैं, नाप तौल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ के अंतर्गत आती हैं। और वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक ही होती है। मान लीजिए अगर इसका एक निश्चित समय नहीं होता, तब हमारे या आपके हाथ पैर अब तक कितने ज़्यादा लंबे हो चुके होते, या फिर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जो लोग वृद्ध हैं, उनकी लंबाई कितनी होती, उनके हाथ पैर ना जाने कितने लंबे होते। इसलिए इसकी एक समय सीमा है, जो कि एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है, उसके बाद यह समाप्त हो जाती है। इसे हम आसानी से नाप तौल भी सकते हैं। तो यह होती है वृद्धि। आगे हम जानेंगे विकास क्या है। देखिए, विकास किसी बालक के विकास से लेकर प्रौढ़ आशय क्या है, शिशु के गर्भाधान, जब से वो अपने माँ के गर्भ में आता है, तब से प्रौढ़ता तक की स्थिति है ये विकास। क्योंकि यह जो है, ये जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, ये डेवलपमेंट होता है हमारे जन्म से मृत्यु तक। ये है जो परिवर्तन है, ये परिपक्वता का परिवर्तन है। यानी कि कुछ लोग जैसे आपको कहते हैं, या फिर किसी को भी आप कह सकते हैं कि अभी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तब यह मैच्योरेशन का एक चेंजेस है ये, जो कि निरंतर चलते रहता है, कभी रुकती नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है कि यह एक निश्चित समय तक रुक जाएगी। यह गतिशील परिवर्तन है। विकास किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, और विकास से तात्पर्य शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये लगातार चलता रहता है और इसका एक लक्ष्य होता है, तो इसे हम विकास कहते हैं। तो दोस्तों, आपको शायद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी होगी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, आप इसका आसानी से अंतर कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत बताइए। देखेंगे, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, वृद्धि तथा विकास की असमान गति, परिपक्वता का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत। यहाँ पर विकास क्रम का सिद्धांत से आशय यह है कि किसी भी बालक का विकास का जो क्रम है वो समान रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप भारत में पैदा हो रहे हैं, तब कुछ समय के बाद आप मतलब मान लीजिए कि एकदम अच्छे से संस्कृत या हिंदी बोल पाएंगे, या फिर अगर आप अमेरिका में आपका जन्म हो रहा है, तब आप अंग्रेजी बोलना जन्म से ही सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है। सभी बच्चे चाहे जहाँ पर भी हों, वो अगर जन्म लेते हैं तब पहले वो कुछ अक्षर या फिर अल्फ़ाबेट का ही उच्चारण करते हैं, वो धीरे धीरे ही सीखते हैं, उनका एक क्रम होता है सीखने का। तो ये होता है विकास क्रम का सिद्धांत। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, इसे स्पष्ट कीजिए। क्यों कहा जाता है महत्वपूर्ण काल? देखिए, शैशवावस्था जो होता है, ये बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक भी मिलेगा, लेकिन देखिए ये कुछ इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर 5 वर्ष और कहीं कहीं पर 2 वर्ष दिया होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर 5 वर्ष तक ही पढ़ेंगे। इसे शैशवा काल कहा जाता है या फिर शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था बालक के विकास का एक आधार होता है, आधारशिला होती है। यहाँ पर देखेंगे, एडलर ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। और गुड एनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि शैशवावस्था क्या है, एक आधारशिला है, एक आधार है
तो इसलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल क्यों है, ये स्पष्ट कीजिए। शैशवावस्था पार करने के बाद बालक बाल्यावस्था में आता है। इसकी जो एज होती है ये होती है 5 या फिर 6 वर्ष से लेकर के 11 या 12 वर्ष तक मानी जाती है बाल्यावस्था का समय, जिसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में कई सारे अनोखे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि उसका स्वभाव जो है वो उग्रता धारण करता है, बालक अकेले रहना पसंद करने लगता है और सामाजिक संबंध बनाने की भावना भी किसी किसी बालक में तीव्र हो जाती है। तो इस तरीके से कई सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसे जीवन का सबसे अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को। देखेंगे यहाँ पर कोल एवं ब्रोस के अनुसार कहा गया है कि वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। देखिए, वास्तव में पिता ही नहीं, किसी को भी बाल्यावस्था का जो काल होता है उसे समझने में कठिनाई होगी, उसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है। हो सकता है आपके घर में ही बाल्यावस्था शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था के जो कुछ बच्चे आपके घर में भी होंगे, तब आप उसे ऑब्जर्व करिए, देखिए और समझिए। तो इस तरह से आप उनके मनोभाव को अच्छे से समझ सकेंगे और आपको अच्छे से इसकी तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आज के प्रश्न थे, आज के प्रश्न बस यहीं तक थे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।